राजू अपनी टैक्सी में बैठा अपनी टोपी सर से खिसकाकर आंखें बंद किए दोनों पैर स्टीयरिंग पर रखकर सीट लंबी करके सो रहा था। तभी किसी लड़की ने उसकी गाड़ी की खिड़की बजाई। उसने आंखें खोली। वो पहले ही जिंदगी से परेशान था। घर में चैन की नींद नसीब नहीं होती थी। अभी भी बीबी की चिकचिक सुनकर ही आ रहा था। उसने थोड़ी सी खिड़की खोली तो सामने कोई लड़की खड़ी थी। चेहरे पर दुपट्टा बांधे थी, इसलिए समझ नहीं आया कौन है। वो बोली, गोकुल धाम चलोगे? राजू ने कहा, हाँ जी, क्यों नहीं। वो बोली, लेकिन वहां थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, बस 2 घंटे का काम है, फिर यही छोड़ देना। राजू ने कहा, यहाँ से गोकुल धाम तक के 800 लगेंगे, वहां 2 घंटे रुकने का 500 लगेगा और वापस छोड़ने का भी 800, ऐसे में 2100 बनते हैं। लेकिन तुम 2000 दे देना। लड़की बोली, ठीक है भाई, लेकिन जल्दी करो। सुबह से ये उसकी दूसरी सवारी थी। हालात की तंगी, ऊपर से लड़ाकू बीवी ने जिंदगी नरक बना दी थी। राजू ने टैक्सी स्टार्ट की और गोकुल धाम की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद लड़की का मोबाइल बजा। उसने फोन उठाकर कहा, क्या है सेठ, अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते? कहा था पहुंच रही हूँ, बार बार फोन करके दिमाग खराब मत करो। ये कहकर उसने फोन काट दिया। फिर बड़बड़ाई, साला कमीना, पैसे दे दिए तो समझता है औरत उसकी जागीर हो गई। फिर राजू से बोली, अपनी फटफटिया तेज चला भाई, उस कीड़े को चैन नहीं आ रहा। राजू को अंदाजा लग गया कि ये लड़की किस काम से जा रही है। करीब आधे घंटे में उसने उस लड़की जो दुपट्टा बांधे थी उसको उसकी मंजिल पर उतार दिया। वैसे भी रात का वक्त था, सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं थीं। लड़की बोली, तुम यहीं रुको, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी। ये कहकर वो ऊपर इमारत की तरफ देखने लगी और फिर अंदर चली गई। राजू ने गहरी सांस ली और दोबारा आंखें बंद कर ली। सोचने लगा, हक का पैसा कमाना कितना मुश्किल है। पूरे दिन सड़कों पर भटकने के बाद यही दूसरी सवारी हाथ लगी थी। पहली तो पैसे भी ढंग से नहीं दे गई थी। वैसे भी टैक्सी पुरानी थी, उसके बापू के जमाने की, काली पीली वही पुरानी गाड़ी। उसकी उम्र करीब 35 थी। 2 बच्चे थे, राजू की बीवी थी और वही रोज का झगड़ा, रोना धोना। जो भी पैसा वो कमाता बीवी के हाथ पर रख देता। अपने पास बस पेट्रोल के पैसे बचते। जब राजू की बीवी पैसे देखती तो लड़ना शुरू कर देती। इतने से तो ना घर चलेगा ना बच्चों का खर्च। राजू बोला, जो कमाता हूँ ला के तुम्हें ही देता हूँ, किसी और को थोड़े देता हूँ। अब क्या अपनी जान निकाल कर रख दूं? बीवी उसे घूर कर बोली, रात को देर तक टैक्सी चलाया करो, इससे गुजारा नहीं होता। राजू बोला, तुम्हारा बस चले तो 24 घंटे मुझसे काम करवाती रहो, खाना मिलेगा कि नहीं? बीवी बोली, रुक जाओ, अभी देती हूँ। फिर वही पीली दाल और सूखी रोटी रखती। शायद किस्मत में यही लिखा था। राजू भी किस्मत को क्या कोसता। पूरा देश ही ऐसे हालात में जी रहा था। बहरहाल वो सच में सो गया। जब आंख खुली तो 2 की जगह 4 घंटे गुजर चुके थे। तभी फिर वही लड़की खिड़की बजा रही थी। राजू झटके से उठा, दरवाजा खोला। लड़की अंदर बैठ गई और बोली, सॉरी भाई, थोड़ा टाइम लग गया। राजू बोला, कोई बात नहीं, बस पैसे बढ़ा देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन पहले किसी होटल पर रुकना, बहुत भूख लगी है। सुबह के 4 बज रहे थे। राजू बोला, इस टाइम होटल कहाँ खुला होगा? लड़की बोली, मैं बताती हूँ। उसने रास्ता बताया। एक ढाबेनुमा होटल खुला था जहाँ कुछ उल्टे सीधे किस्म के लड़के बैठे थे, लेकिन वहां औरत कोई नहीं थी। लड़की सीधी दरवाजा खोलकर उतरी और बोली, चलो तुम्हें भी खाना खिलाती हूँ, आज सेठ ने अच्छे नोट दिए हैं। ये कहकर उसने आंख मार दी। राजू भी भूखा था, इसीलिए चला गया। वहां गंदा सा टेबल था, सामने 2 पुरानी कुर्सियां। लड़की बैठ गई और पास खड़े लड़के को आवाज दी, ए लड़के। करीब 12 साल का लड़का था, मैले कुचैले कपड़े पहने, अपने रूमाल से टेबल झाड़ा और बोला, हाँ दीदी, क्या खाओगी? लड़की बोली, छोला भटूरा की 2 प्लेट ला, गरम लाना, पिछली बार ठंडी लाया था, मजा नहीं आया था। ये कहकर उसने दुपट्टा उतारा और पर्स में रख दिया। राजू तो उसे देखता ही रह गया। बड़ी खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी, उम्र कोई 23-24 साल। होठों पर लाल लिपस्टिक थोड़ी उतरी हुई, आंखों में काजल फैला हुआ, मेकअप भी बिखरा बिखरा सा। साफ था कि कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर में गर्मा गर्म खाना सामने आ गया। राजू ने साल भर बाद भटूरा खाया, वरना दाल सब्जी पर ही दिन निकलते थे। पेट भरकर खाना खाया। लड़की बोली, क्या तुम रोज मुझे ले जाया करोगे?
पैसे भी अच्छे दूंगी और खाना भी खिलाऊंगी। राजू बोला, हाँ क्यों नहीं, मुझे तो दिहाड़ी से मतलब है। फिर उसने लड़की को वहीं छोड़ दिया जहां से उठाया था। घर लौटा तो राजू की बीवी जाग रही थी। बोली, कहाँ थे पूरी रात? राजू बोला, एक सवारी मिल गई थी, टाइम लग गया। बीवी बोली, सब समझती हूँ, दिखाओ अपने कपड़े, जरा देखती हूँ। राजू झल्लाकर बोला, ये क्या हरकत है? बीवी बोली, लिपस्टिक का निशान ढूंढ रही हूँ। राजू बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्या? एक तो पूरी रात थक कर आ रहा हूँ और ऊपर से पुलिस वाले के जैसा बर्ताव कर रही हो। बीवी बोली, रात काली करके आए हो? मुझे तो यही लगता है, कहीं तुम कमाई उड़ाकर तो नहीं आते। ये कहकर वो रोने लगी। राजू का मन हुआ कि सिर पकड़कर दीवार पर दे मारे, लेकिन उसने जेब से पैसे निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। ये लो, अब जल्दी आऊं तो भी तुम्हें दिक्कत, देर से आऊं तो भी दिक्कत। अब रोज देर से ही आऊंगा। मुझे रोज एक सवारी मिली है, उसे छोड़ना और लाना है। बीवी बोली, ऐसी कौन सी सवारी है जो रोज रात को बुलाती है? सच सच बता दो, कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है? राजू हाथ जोड़कर बोला, नहीं मेरी अम्मा, कोई चक्कर नहीं है। इस उम्र में चक्कर चलाऊंगा क्या? तुम अपने काम से काम रखो। पैसे आ रहे हैं ना, इन्हें संभाल कर खर्च करो। राजू इतने पैसे लेकर घर आया तो उसकी बीवी सुनीता का मूड थोड़ा ठीक हुआ। वो कहने लगी, नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए? राजू ने कहा, नहीं, मैं खाना भी खा के आया हूँ। सुनीता ने शक भरी नजरों से उसे देखा और बोली, इस वक्त कौन सा खाना खा के आ रहे हो? राजू ने कहा, देख सुनीता, मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे नींद आ रही है, 24 घंटे से मैं जाग रहा हूँ। ये कहकर राजू ने चारपाई बिछाई, स्टैंड फैन अपनी तरफ घुमाया और लंबी चादर तानकर सो गया। ये रोज का ही रूटीन बन गया था। वो रोजाना मधु को अलग अलग जगहों पर लेकर जाता, उसका इंतजार करता और फिर वापस आकर खाना खाकर उसे घर छोड़कर अपने घर आता। मधु अपने घर की अकेली कमाने वाली थी। उसने अपने बूढ़े माँ बाप से कह रखा था कि रात को कहीं कपड़े सिलाई करती है और उसकी बड़ी मालकिन रात में ही कपड़े सिलने के लिए देती है। दिन में वो कहती कि कपड़े बेचती हूँ, सिलती नहीं हूँ। ये बहाना बनाकर वो जिस्म फरोशी का काम करती थी। एक बार राजू ने उससे पूछा कि तुम सिलाई क्यों नहीं कर लेती? मधु बोली, ऐसा नहीं है कि मुझे सिलाई का शौक नहीं है, बल्कि नए नए तरह के कपड़ों को डिजाइन करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसा चाहिए और मैं कोई साधारण टेलर बनकर गुजारा नहीं करना चाहती। मेरा सपना है कि मेरी खुद की एक बहुत बड़ी बुटीक की दुकान हो, जिसमें एक से एक बढ़िया मेरे डिजाइन किया हुआ कपड़ा टंगा हो, जो महंगे महंगे दामों पर बिके। लेकिन इस सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। ये छोटी मोटी दुकान खोलकर सिलाई करके मिलता ही क्या है? 4 घंटे में एक ड्रेस सिलती हूँ और बड़ी मुश्किल से 500-700 रुपए बनते हैं, और यहाँ 4 घंटे में 10,000, 15,000, और अगर सेठ खुश हो जाए तो 25,000 भी दे देता है। राजू बोला, लेकिन ये सब पाप की कमाई है। मधु बोली, क्या करूं बता, बाप की कमाई से ही सही कम से कम घर तो चलता है। घर में 4 छोटी बहनें हैं, अगर मैं ये सब ना करूं तो उनमें से किसी एक को ये सब करना पड़ेगा। पापा को दमे की बीमारी है, माँ को दिल की बीमारी है, बहुत महंगी दवाइयाँ आती हैं, डॉक्टर का खर्च अलग है। पैसे आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। अगर एक बार बड़ा पैसा हाथ लग जाए तो मैं ये धंधा छोड़ दूंगी। मैं कोई खुशी खुशी ये काम नहीं कर रही, बल्कि मैं तो पहले ऐसा कभी सोचती भी नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर किसी ने मुझे इस दलदल में धकेल दिया और फिर मैं खुद ब खुद इस दलदल में घुसती चली गई, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों ने मुझे इस गंदगी से बाहर निकलने ही नहीं दिया। मैंने भी सोचा कि एक बार कोई ऐसी मोटी रकम हाथ लग जाए जिससे मैं अपना सपना पूरा कर सकूं, जिससे मेरी अच्छी कमाई शुरू हो जाएगी, तो मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगी। असल में हर किसी के अपने दुख थे, वही गरीबी, वही तंगी। सच कहें तो राजू को भी उस लड़की से अच्छे खासे पैसे मिलते थे। हालांकि उसका पेट्रोल सिर्फ 200 रुपए का लगता था, लेकिन ऊपर के 2,000 रुपए मधु उसे अलग से देती थी। कभी कभी खुश होकर 5,000 भी दे देती थी। सुनीता भी फिलहाल राजी थी। कभी कभी उसे राजू के किरदार पर शक होता था, लेकिन वो जानती थी कि राजू ऐसा आदमी नहीं है, और सच भी यही था। एक बार दिन में राजू को एक विदेशी औरत और विदेशी आदमी की सवारी मिल गई। वो दोनों एयरपोर्ट से आ रहे थे। रास्ते में उनकी टैक्सी खराब हो गई
और उसी वक्त राजू की टैक्सी वहां खड़ी थी। मजबूरी में वो दोनों राजू की टैक्सी में बैठ गए। हालांकि टूटी फूटी टैक्सी में बैठना उनकी शान के खिलाफ था, लेकिन मजबूरी थी, इसीलिए करनी पड़ी। राजू ने उन्हें एक होटल में छोड़ा। रास्ते में गाड़ी में बैठे हुए उनकी बातें सुनकर राजू समझ गया था कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आधी टूटी फूटी हिंदी और आधी इंग्लिश में बात कर रहे थे। वो दोनों पति पत्नी थे और बे औलाद थे। उन्हें बच्चा चाहिए था। उनकी बातें सुनकर राजू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने ये बात मधु से कही और सिगरेट पीते हुए बोला, अच्छी तरह सोच ले मधु, इससे अच्छा मौका तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। अगर तूने ये काम किया ना तो तुझे इस दलदल से निकलने का मौका भी मिल जाएगा और तेरा सपना भी पूरा हो जाएगा और तेरे घर की सारी जरूरतें भी आराम से पूरी हो सकेंगी। मधु सोच में पड़ गई और बोली, ये बहुत मुश्किल और रिस्की काम है। ये ऐसा काम है जिसे मैं किसी से छुपा भी नहीं सकती। तू जानता है, अगर पापा की बीमारी का मामला ना होता तो शायद मैं ये काम भी करती ही नहीं। राजू बोला, देख, सिर्फ कुछ महीनों की बात है। वो लोग मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। 3-4 महीने तक तो घर वालों से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद तुम कह देना कि तुम्हारी नौकरी दूसरे शहर में लग गई है, बाकी के महीने मैं संभाल लूंगा। मधु ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। फिर राजू को देखकर बोली, लेकिन तुम मुझे कहाँ रखोगे और किस हैसियत से? राजू बोला, किसी भी हैसियत से नहीं, कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। तुम फिक्र मत करो, बस ये सुनहरा मौका हाथ से मत जाने दो। मधु बोली, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये लोग विदेशी हैं, इसीलिए दिल नहीं मान रहा। राजू बोला, लोग विदेशी हों या अपने, फर्क क्या पड़ता है? सोच ले अच्छे से। यहाँ पैसे डॉलर में मिलेंगे, तेरे दिन बदल जाएंगे और तेरे साथ मेरे भी। मैं 25% लूंगा और फिर तेरा कौन सा कोई साफ सुथरा रिकॉर्ड है? तेरे सारे राज मुझे पता है। मधु बोली, वो सब अलग बात है, ये अलग बात है। ये बड़ा रिस्की और मुश्किल काम है। राजू बोला, देख, एक रात के लिए तुझे 20 से 25,000 22,000 रुपए को इससे कोई ज्यादा नहीं देगा और ये लोग तुझे डॉलर में तोल देंगे। जानती है ना इस वक्त डॉलर की कीमत कितनी बढ़ गई है? वहां का 1 रुपया यहाँ के 88 रुपए से भी ऊपर है। राजू की बात सुनकर मधु सोच में पड़ गई और आखिरकार राजी हो गई। अगले ही दिन राजू उसी होटल में गया जहां वो विदेशी औरत और विदेशी आदमी ठहरे हुए थे। उनके कमरे के सामने जाकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा विदेशी औरत ने खोला। उसने राजू को पहचान लिया और पूछा, क्या काम है? राजू बोला, मुझे आप दोनों से बात करनी है। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। विदेशी औरत ने अपने पति को बुलाया। दोनों ने हैरानी से राजू को देखा और फिर कमरे में आने दिया। राजू ने कहा, मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो आपका बच्चा पैदा कर सकती है। बदले में आपको बस पैसे देने होंगे। ये सुनकर विदेशी औरत और विदेशी आदमी बहुत खुश हुए और बोले, हमें उस लड़की से मिलवा दो, हम मुंह मांगी कीमत देंगे। ये सुनकर राजू की आंखें चमक उठी। मधु के साथ साथ उसकी भी सारी दिक्कतें हल हो सकती थीं। अगले दिन राजू मधु को लेकर उसी होटल में पहुंचा। वहां विदेशी औरत और विदेशी आदमी ने सारी बातें मधु को समझाई। मधु को इस काम में कोई दिक्कत नजर नहीं आई, बल्कि ये काम तो अब उसे आसान लगा। बस एक बच्चा ही तो पैदा करना था, और वो भी बिना उस विदेशी आदमी के साथ किसी रिश्ते के। असल में वो लोग सरोगेसी करवाना चाहते थे। विदेशी औरत बच्चा चाहती थी, लेकिन गर्भधारण की तकलीफ नहीं झेलना चाहती थी। इसीलिए उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उनका बच्चा पैदा करे। इस काम के लिए मधु राजी हो गई। विदेशी औरत ने कहा कि वो इस काम के लिए मधु को $2 लाख देगी। ये सुनकर मधु और राजू दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। $2 लाख बहुत बड़ी रकम थी। 25% भी अगर राजू को मिलते तो उसकी तो पूरी जिंदगी ही बदल जाती और सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाती। मधु से पहले तो राजू ने ही हामी भर दी, हमें मंजूर है। मधु ने भी हामी भर दी। उन दोनों ने मधु को 5 लाख रुपए एडवांस दिए और कहा बाकी पैसे बच्चा पैदा होने के बाद मिलेंगे। वे लोग हॉस्पिटल का पता देकर चले गए और राजू और मधु आपस में पैसे बांटने लगे। मधु कहने लगी, अगर मुझे ये सारे पैसे मिल जाएंगे तो मैं ये गंदगी से भरी जिंदगी को छोड़ दूंगी। राजू कहने लगा, देख लिया, मैंने कहा था ना, ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। वो कहने लगी,
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना किसी मर्द के साथ किसी रिश्ते के मैं उसके बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ? राजू कहने लगा, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, बड़ा कुछ होने लगा है। मधु कहने लगी, बहरहाल जो भी है, मैं इस काम के लिए राजी हूँ, लेकिन देखो तुम मेरा आखिर तक साथ दोगे। राजू कहने लगा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मधु कहने लगी, अगर ऐसे 2-4 ग्राहक और मिल जाएं तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बहरहाल दोनों बड़े खुश थे। अगले ही रोज राजू मधु को हॉस्पिटल लेकर गया। बस एक छोटा सा ऑपरेशन टाइप किया गया। मधु को बहुत डर लग रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने राजू का हाथ पकड़ा था। वो झटका खाकर रह गया था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। लेकिन आज तक कभी राजू ने अपनी बीवी के अलावा किसी लड़की को छुआ नहीं था, टच नहीं किया था, और वो उसका हाथ पकड़े बैठी थी। वो कहने लगी, राजू मुझे डर लग रहा है। वो कहने लगा, डर क्यों लग रहा है? देखो कुछ भी नहीं होगा, वैसे भी डॉक्टर रीना ऐसा काम बेहोश करके करती हैं। वो कहने लगी, फिर भी डर लग रहा है। राजू कहने लगा, उस काम से तो ये काम ज्यादा अच्छा है जो तुम्हें मजबूरन करना पड़ता है। मधु ने एक गहरी सांस ली। जब उसकी बारी आई तो वो राजू को ही देख रही थी। कहने लगी, मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? राजू कहने लगा, नहीं, मेरी बीवी ने 2 बच्चे पैदा किए हैं, हट्टी कट्टी है, पूरी सांड बन चुकी है। जब वो नहीं मरी तो तुम्हें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बहरहाल मधु जा चुकी थी। चंद घंटों का प्रोसेस था जो हो चुका था, लेकिन 9 महीने एक लंबा अरसा था। राजू ने कहा कि अब तुम घर में आराम से बैठो, देखो उनके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। मधु कहने लगी, लेकिन मैं क्या बहाना बनाऊंगी? अपनी माँ और पापा, उनसे क्या कहूंगी? वो कहने लगा, कह देना कि तुम्हारी मालकिन विदेश चली गई है, लेकिन तुम्हें पैसा बराबर भेजती रहेगी, बस सीधी बात है। मधु अपने घर में ही रहने लगी थी। 2-3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन उसका वजूद अब कुछ बढ़ने लगा था। इसीलिए उसने राजू से कहा कि कुछ भी करो, मुझे यहाँ से लेकर जाओ। राजू ने अपने दोस्त से एक कमरा किराए पर लिया जो शहर से कुछ दूर था, और कमरा भी छत पर था। वहीं मधु को वहां ले आया। मधु ने अपने घर पर यही बहाना बनाया कि उसकी मालकिन उसे दूसरे शहर बुला रही है, 5-6 महीने उसे वहां काम करना पड़ेगा, उसके बाद वो वापस आ जाएगी। उसके घर वालों की भी मजबूरी थी, उन्होंने इस बात की इजाजत दे दी। जब पैसे खत्म हो गए तो राजू ने ही जॉन को फोन किया था कि पैसे खत्म हो गए हैं और डॉक्टर के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत है। वो दोनों मियाँ बीवी वापस जा चुके थे। वो कह रहे थे कि वो कांटेक्ट में रहेंगे। जॉन ने राजू के अकाउंट में 5 लाख की रकम और डलवा दी, लेकिन वो पैसे दोनों ने खर्च नहीं किए थे। उन पैसों से राजू फल फ्रूट मेवा, अच्छी से अच्छी खुराक लाकर मधु को देता था, ताकि वो अच्छा खाए और उनका बच्चा भी सेहतमंद पैदा करे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मधु को डर लगने लगा था। एक बार रात को वो राजू से कहने लगी, तुम यहाँ सो जाओगे मेरे साथ? ये सुनकर वो पूरा का पूरा उछल के रह गया। वो कहने लगा, देखो लड़की, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये वाला काम मैं नहीं कर सकता। मैं गुनाह की जिंदगी नहीं गुजारता। मेरी बीवी जैसी भी है, मोटी है, लेकिन मेरे लिए वही सही है। वो कहने लगी, मेरे साथ ज्यादा अच्छे बुरे की बात ना करो, मुझे रात को दर्द होता है, डर लगता है, और मैं तेरे साथ कुछ करने वाली भी नहीं हूँ। इस जिंदगी से जान छुड़वाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है। बस तू यहाँ मेरे कमरे में, यहाँ जमीन पर सो जाया कर, मुझे तसल्ली रहेगी कि तू है। देख, अगर तूने मेरे साथ बेईमानी की तो याद रख, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी खातिर मैं किसी और का बच्चा पैदा कर रही हूँ। राजू कहने लगा, ए लड़की, मेरी खातिर नहीं, पैसों की खातिर। मधु कहने लगी, जो मर्जी है, लेकिन देखो हम दोनों पार्टनर हैं, तुम्हें मेरे साथ देना होगा। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ बहाना। उसने अपनी बीवी से कहा कि वो चंद दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है, क्योंकि मधु को 8वां महीना लग चुका था। बार बार उसे दर्द उठता था और उसे उसी वक्त राजू की और उसकी टैक्सी की जरूरत भी होती थी। जहां पर राजू ने उसे रखा था वो जगह भी शहर से दूर थी। सुनीता कहने लगी, शहर से बाहर तू क्या करने जा रहा है? इतने पैसे हैं तेरी जेब में? उसने कुछ रुपए, 1000 रुपए सुनीता के हाथ पर रखे। कहने लगा, ये रख ले और एहतियात से इस्तेमाल करना। मुझे एक नए काम की ऑफर मिल गई है। मैं 1 से 1.5 महीने के बाद घर आऊंगा और उसके बाद पैसा ही पैसा मिलेगा। प्रार्थना करो वो काम सही तरीके से पूरा हो जाए।
वो कहने लगी, ऐसा भी कौन सा काम है? कहने लगा, मुंबई में एक बड़ी सी वर्कशॉप पर मुझे काम मिल रहा है। बस 1.5 महीने का काम है, उसके बाद मेरी नौकरी पक्की लग जाएगी। पहले तो सुनीता एक नजर राजू को देखती रही और कभी पैसों को देखती, फिर मान गई। राजू की जान जैसे तैसे छूटी। फिर वो मधु के पास आकर रहने लगा। राजू के दोस्त ने कई बार पूछा कि तुमने किस लड़की को उस घर में रखवाया हुआ है, क्योंकि घर का इंतजाम तो अब राजू के दोस्त ने ही किया था। वो भी टैक्सी चलाता था। किसी जानने वाले से कहकर उसने घर की छत पर एक कमरा लेकर दे दिया था। राजू कहने लगा, बस है कोई मजबूर औरत, उसका पति विदेश गया हुआ है, चंद महीने बाद आएगा तो उसे ले जाएगा। लेकिन जब राजू को भी वहां रहना पड़ा तो उसका दोस्त कुछ शक से भर गया। दूसरी तरफ जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मधु खौफजदा होने लगी, क्योंकि पहली बार उसे किसी का बच्चा पैदा करना था। वो डर रही थी। ऊपर से राजू के लिए भी ये एक बड़ी मुश्किल और कड़ा इम्तिहान था। एक खूबसूरत लड़की के साथ एक कमरे में बिना किसी रिश्ते के रहना। रात को जितने भजन उसे याद होते थे, आंखें बंद करके वो मन में गाता रहता था और सोने की कोशिश करने लगता था, क्योंकि जहां एक मर्द होता है और एक औरत होती है तो तीसरा शैतान जरूर होता है, और शैतानी ख्यालात इंसान का चैन छीन लेते हैं। आजकल राजू के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। जब भी मधु दर्द से करहाती तो फौरन से राजू को जगाने लगती, उसे पुकारने लगती। वो फौरन से उठ बैठता। मधु उसे कहती, इधर आओ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। राजू के लिए ये चीज कोई नई नहीं थी। सुनीता के साथ भी ये हो चुका था, इसीलिए वो उसे समझाने लगता कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खामखा घबरा रही हो, डर रही हो। कभी कभी वो रोने भी लगती कि मुझसे ठीक से सोया नहीं जाता, करवट भी नहीं बदली जाती है, और कभी कभी अपनी तकलीफ में राजू से ऐसी बातें कर जाती जो उसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसका पति नहीं था। एक बार उसने रात के वक्त राजू का हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, यहाँ मेरे पास बैठ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बर्फ की तरह मधु के हाथ ठंडे थे। राजू की अंदर ही अंदर जान निकल रही थी। एक जवान खूबसूरत लड़की और फिर तन्हाई। उसे गुनाह के खौफ से भी डर लग रहा था, लेकिन वो जिस हालत में थी वो उसे छोड़ के भी नहीं जा सकता था। भगवान का नाम लेकर जैसे तैसे करके ये वक्त भी फिर गुजर गया। रात के 3 बजे का पहर था जब मधु को जचगी का दर्द उठा। वो फौरन से उसे टैक्सी में बिठा के अस्पताल लेकर गया। मधु ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन जैसे ही राजू ने जॉन को कॉल की तो उसने फोन नहीं उठाया। हालांकि जॉन जानता था कि मधु की डिलीवरी होने वाली है। ना उसकी बीवी फोन उठा रही थी और ना ही जॉन उठा रहा था। मधु कहने लगी, जल्दी से उसे बुलाओ, इस बच्चे को उनके हवाले करो। मेरे घर वालों का भी बार बार फोन आ रहा है, मैं कब तक बहाने बनाऊंगी। फोन तो राजू को भी सुनीता के बहुत आ रहे थे। उसका दोस्त भी बार बार कह रहा था, ये कौन है? जब इसका पति यहाँ नहीं है तो कोई तो होगा, तू क्यों इसके साथ रह रहा है? देख राजू, सच बता, कहीं तूने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? राजू बुरी तरह परेशान था। एक तरफ सुनीता उसकी जान खा रही थी कि घर पहुंचो, दूसरी तरफ जॉन फोन नहीं उठा रहा था और ये उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन थी। मधु अलग ही दबाव डाल रही थी, जिसका बच्चा है उसे दो और मुझे मेरे पैसे दो, क्योंकि उसने राजू की बातों में आकर ही ये फैसला किया था। राजू वैसे ही टेंशन में था। जब उसका दोस्त बार बार कहने लगा, राजू आज तो मुझे सच बता, तंग आकर उसने कह दिया, हाँ ये मेरी बीवी है, मैंने शादी कर ली है इससे, अब मेरी जान छोड़ यार, यहाँ एक से एक मुसीबतें खत्म नहीं होती, तू ऊपर से मेरे पीछे पड़ा है। ये सुनकर उसके दोस्त ने जाकर तुरंत सुनीता को बता दिया। सुनीता तो रोए पीट कर हंगामा करती हुई उसी दोस्त के साथ उस घर पर पहुंच गई जहां मधु थी। दूसरी तरफ मधु के माँ बाप को भी किसी ने खबर दे दी कि मधु दूसरे शहर में कहीं नहीं गई है, बल्कि उसी लोगों ने हॉस्पिटल में देखा है और फिर नए मोहल्ले में भी देखा है। समय कुछ ऐसा था कि दोनों के घर वाले एक साथ ही पहुंच गए। उस वक्त राजू बच्चे को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। तभी सुनीता और मधु के माँ बाप सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके छोटे से घर के अंदर पहुंच गए। उन्हें देखकर तो राजू की जान सूख गई। सुनीता अपने आप को पीटने लगी, हाय मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, मुझे पहले ही शक था, तू जो कमाता है दूसरी औरत पर उड़ाता है और वही निकला। राजू कहने लगा, ये मेरी बीवी नहीं है। तो सुनीता चिल्लाई, तो क्या बिना शादी के बच्चा पैदा कर लिया?
राजू ने बच्चा मधु को पकड़ाया और बोला, ये इसका बच्चा है। मधु के माँ बाप कहने लगे, ये कौन है? तू तो कह रही थी काम के सिलसिले में जा रही है, तो ये आदमी कौन है और ये बच्चा किसका है? मधु चुपचाप बैठी राजू की तरफ देख रही थी कि अब वो क्या बोले। ये बच्चा उसका तो नहीं था, लेकिन सामने जिंदा सच था जिससे मुंह नहीं मोड़ सकती थी। उसकी माँ रोने लगी, बताती क्यों नहीं, ये बच्चा किसका है? मधु ने राजू की तरफ इशारा करके कह दिया, ये इसका बच्चा है। राजू हैरत से उसे देखने लगा। वो तो सोचता था कि मधु सच बताकर उसकी जान बचा लेगी, मगर उसके झूठ बोलने पर गुस्से से मधु को घूरने लगा। ये क्यों झूठ बोल रही है? क्यों मेरी जान इस डायन के हाथों खत्म करवाना चाहती है? मधु बोली, ये मेरा पति है और ये इसी का बच्चा है। राजू चिल्लाया, झूठ मत बोल, सच बता दे वरना ये मेरी बीवी मुझे कच्चा चबा जाएगी। मगर मधु बोली, मैं सच कह रही हूँ, ये इसका ही बच्चा है। मधु के माँ बाप बोले, अगर शादी करनी थी तो हमें बता के भी तो कर सकती थी ना। मधु ने कहा, इसी ने मुझे मना किया था कि अभी चुपचाप शादी कर लेते हैं, क्योंकि इसकी बीवी इसे छोड़ेगी नहीं। राजू की बीवी सुनीता ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोली, कमीने, मुझे पहले से ही तुझ पर शक था। रात रात भर इस औरत के साथ मुंह काला कर रहा था और फिर शादी भी कर ली। मुझसे झूठ बोला कि तेरी कमाई कम है और ऐस इस औरत के साथ कर रहा था। राजू तो बेचारा अपने बाल ही नोचने को था। वो बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। जो रोना धोना और तमाशा होना था सो हो चुका था। सुनीता भी किसी संपन्न घर से नहीं आती थी जो वो राजू को तलाक देकर अपने बच्चों को कहीं दूसरी जगह पर रख सकती। उसके पास भी कोई और सहारा नहीं था और बस इसीलिए मजबूरी में सुनीता ने ये सब मान लिया। मधु और राजू अपने घर लौट आए, लेकिन सुनीता ने अलग कमरे में मधु को रोक लिया। उसने राजू से कहा, खबरदार, जो तू उस औरत के पास गया यहीं रह मेरे पास। राजू कहने लगा, सुनीता, मैं सच कह रहा हूँ, ये लड़की मेरी बीवी नहीं है। सुनीता बोली, अब और झूठ मत बोल। राजू बोला, तेरे सिर की कसम। और जैसे ही उसने सुनीता के सिर पर हाथ रखा, सुनीता ने सर झटक दिया। मेरी कसम खाने की जरूरत नहीं है। क्या चाहता है, मैं मर जाऊं और तू उस चुड़ैल के साथ खूब मजे से घूमे? रात के तकरीबन 2 बजे का टाइम था जब राजू और सुनीता के दरवाजे पर जोर जोर से खटखट हुई। दरवाजा सुनीता ने खोला तो सामने मधु खड़ी थी। मधु ने गुस्से में कहा, हो गया तेरा वक्त पूरा, चल अब राजू को मेरे कमरे में भेज, अब मेरी बारी है। ये सुनकर सुनीता दंग रह गई। वो लड़की बहुत तेज तर्रार थी। बोली, क्या मतलब है तेरा? मधु ने कहा, आधी रात ये तेरे साथ सोएगा और आधी रात मेरे साथ। अब तू इसे अच्छे से भेजेगी या फिर मैं खींचू तेरी चोटी? शोर सुनकर राजू की भी आंख खुल गई। वो उठकर दरवाजे तक आया तो दोनों में झगड़ा चल रहा था। राजू बोला, क्या तमाशा बना रखा है? मधु ने कहा, चलो मेरे कमरे में, मैं देखती हूँ ये तुम्हें कैसे रोकती है। इतना कहकर मधु ने राजू का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। राजू बोला, पागल औरत, तू अच्छे से जानती है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर क्यों तमाशा कर रही है? मधु बोली, तमाशा तो तुमने मेरा बनाया है। मैं जैसे तैसे सब संभाल रही थी, कम से कम दुनिया के सामने मेरी इज्जत तो थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। या तो तुम मुझे वो पैसे दो जो तुमने तय किए थे और इस बच्चे से मेरी जान छुड़वाओ। राजू बोला, मैं कहाँ से दूं? मैं तो पहले ही कंगाल हूँ। जॉन मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। मधु बोली, ठीक है, फिर मुझसे शादी कर लो और इस बच्चे को अब तुम पालो, मैं नहीं पालूंगी। राजू तो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब इस मुसीबत से कैसे निकले। पहले ही 2 बच्चों को पालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और अगर वो ये फैसला करता है तो फिर तीसरे बच्चे को कैसे पालेगा? 2 बच्चे उसके अपने और एक उस अंग्रेज का, जिसकी शक्ल तक ना तो मधु से मिलती थी और ना ही राजू से। जॉन का भी अब कुछ पता ही नहीं चला कि वो आखिर कहाँ चला गया। राजू ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई खबर ही नहीं मिली। जब भी राजू टैक्सी चलाकर घर आता तो अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा होता। सुनीता और मधु आपस में बुरी तरह से झगड़ रही होती, तू मैं कर रही होती। राजू को अपने किए गए इस लालच के फैसले पर बहुत ही अफसोस होने लगा था। वो समझ गया था कि कभी भी किसी विदेशी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और इस तरह से किसी और का बच्चा पैदा करना भी बहुत गलत है। ऐसा कोई काम भी पैसों के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
लालच के चक्कर में आकर उसने ना सिर्फ मधु की बल्कि अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर ली थी, और जो कुछ थोड़ा बहुत सुकून उसकी जिंदगी में था वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब उसकी हालत बिल्कुल ऐसी थी, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ना तो उसे घर से बाहर चैन मिलता था और घर में आते ही तो और ज्यादा मुसीबतें दिखती थी। मधु तो जैसे पूरी तरह से राजू से बदला ले रही थी, क्योंकि उसकी जिंदगी खराब होने का कारण वो पूरी तरह से राजू को ही मानती थी। वो लगातार राजू पर दबाव बना रही थी कि वो उससे शादी करे, वरना वो उसका जीना और भी ज्यादा मुश्किल कर देगी। आखिरकार तंग आकर राजू ने फैसला कर लिया कि वो मधु से अब शादी कर लेगा। सुनीता भी मजबूरन कहीं न कहीं इस सब को चुपचाप मान रही थी, क्योंकि वो भी रोज रोज की लड़ाई झगड़े से बहुत दुखी हो चुकी थी। अगले ही दिन उन दोनों ने एक मंदिर में शादी करने का फैसला किया, और जैसे ही सुबह वो सारी तैयारी के साथ घर से बाहर निकले, तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर उनके घर के सामने रुकी। उस गाड़ी से जो लोग उतरे, उन्हें देखते ही राजू और मधु दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं, और कुछ ही पलों में उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया, क्योंकि सामने जॉन और उनकी पत्नी खड़े हुए थे। राजू तो जैसे अपना आपा ही खो बैठा था। वो तुरंत भागकर जॉन के पास गया और उसका गिरेबान पकड़कर उल्टी सीधी बातें उसे सुनाने लगा। मधु भी तुरंत आगे बढ़ी और न जाने क्या क्या उन लोगों को कह डाला। तभी सुनीता उनके पास पहुंची और कहने लगी कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये लोग कौन हैं? राजू कहने लगा, मैं तुझसे कहता था ना कि ये मेरी बीवी नहीं है और ना ही ये मेरा बच्चा है। देख, ये जो आदमी खड़ा है ना, यही दरअसल इस बच्चे का असली बाप है। लेकिन तुझे तो मुझ पर विश्वास ही नहीं था। राजू ने कहा कि तुम लोग आखिर कहाँ चले गए थे? ना तो तुम हमारा फोन उठा रहे थे और ना मेरा तुमसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा था। जॉन ने उन लोगों को शांति से घर में बिठाया और राजू से कहा कि एक बार हम दोनों की हालत तो देखो। जब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और ध्यान से जॉन ने अपनी पत्नी को दिखाया तो उन्हें कुछ कुछ बात समझ में आने लगी। दरअसल उन दोनों के काफी चोटों के निशान दिख रहे थे और अभी भी उनके पट्टियां बंधी हुई थीं। जॉन कहने लगा, हमारा एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से हम पिछले कई महीनों से अस्पताल में ही एडमिट थे और वहां हमारा इलाज चल रहा था। हम किसी से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मेरी पत्नी को थोड़ी कम चोटें आई थी, लेकिन मेरे सर पर गंभीर चोट लगने की वजह से मैं कई दिनों तक तो हॉस्पिटल में ही बेहोश पड़ा रहा और मेरी पत्नी इलाज की खातिर इधर उधर दौड़ती भागती रही। इतनी बड़ी मुसीबत सर पर अचानक आ जाने की वजह से हम अपने बच्चे और तुम लोगों के बारे में तो जैसे पूरी तरह से भूल ही गए थे, क्योंकि उस वक्त हमारी जान पर बनी थी। मेरी पत्नी उस दौरान सब कुछ अकेले ही संभाल रही थी और मेरी तबीयत में कोई सुधार भी नहीं दिख रहा था। इसीलिए उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझे ठीक करने में ही लगा हुआ था। हमारे घर पर भी कोई नहीं है जो ऐसी मुसीबत के समय में हमारा साथ देता। सब कुछ मेरी पत्नी को अकेले ही हैंडल करना पड़ा और अब जब हम थोड़ा सा ठीक हुए हैं तो हमें तुरंत ही अपने बच्चे और तुम लोगों की याद आई और सीधा पहली फ्लाइट पकड़कर हम यहाँ आ गए, क्योंकि हमें पता था कि तुम लोग अब तक बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होंगे। उन दोनों की ये बात सुनकर राजू और मधु ने चैन की सांस ली। सुनीता को तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। राजू ने तुरंत ही मधु के माँ बाप और उसकी बहनों को भी घर बुला लिया और उन्हें भी विस्तार से सब कुछ बताया। राजू ने कहा कि आपकी बेटी का ये बच्चा जरूर है, लेकिन ये किसी भी ऐसे वैसे तरीके से नहीं है। और फिर राजू ने उन्हें सरोगेसी के बारे में सब कुछ अच्छे से समझाया। उन लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऐसे भी कोई इंसान औलाद पा सकता है, लेकिन ये सच था और इसे झुटलाया नहीं जा सकता था। जॉन, उसकी पत्नी ने बाकी के जितने पैसे बचे थे वो सारे राजू और मधु को दे दिए और फिर वो हंसी खुशी अपना बच्चा अपने साथ लेकर चले गए। इस सब के बाद राजू और मधु दोनों ही कहने लगे कि हमने जो भी किया बहुत गलत था। लालच में आकर हमने गलत काम किया। असल में सच तो ये है कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए और हम कसम खाते हैं कि आगे हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सुनीता मधु से कहने लगी कि अगर ये बच्चा राजू का नहीं था और तुम उसकी पत्नी नहीं थी तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? मधु बोली, मैंने ये सब सिर्फ गुस्से और बदला लेने के लिए किया,
क्योंकि ये काम मैं राजू के कहने पर ही कर रही थी, और जब मैंने देखा कि मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ तो इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने उसी पर ही सारी चीजें डाल दी। ये सुनते ही सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, इसका मतलब मेरा राजू मेरे साथ वफादार है? राजू ने कहा कि वही तो मैं तुझे कह रहा था कि तू जैसी भी है, लेकिन तेरे सिवा मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है। ये सुनते ही सुनीता तुरंत ही राजू के गले लग गई और उससे माफी मांगने लगी। लेकिन इधर मधु के परिवार वाले बहुत परेशान थे। वो कहने लगे, ये सब जो भी हो, लेकिन तेरी तो बदनामी हो चुकी है ना, और ये बात दूसरों को भला कैसे बताई जा सकती है? तूने भले ही मेरे इलाज की खातिर ये सब किया है, पर समाज तो ऐसी बातों को नहीं मानता ना। मधु कहने लगी, बाबा, इतने पैसों से हम अब एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, एक नई पहचान के साथ। जब हम इस जगह से निकलकर किसी बहुत दूर नई जगह पर चले जाएंगे जहां हमें कोई भी नहीं जानता होगा, तो मेरे सर पर ये जो बदनामी का दाग लगा है ये भी मिट जाएगा। मधु के परिवार वालों को उसकी ये बात बिल्कुल ठीक लगी और मधु ने अगले ही दिन वो शहर छोड़ दिया। वहां से निकलकर वो गुजरात चली गई, जहां पहुंचकर उसने अपना खुद का नया बुटीक खोला और साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा बंगला भी खरीद लिया। उसके परिवार वाले पैसों की चमक धमक में पिछले बुरे अतीत को पूरी तरह से भूल गए और एक शानदार जिंदगी जीने लगे। इधर राजू ने भी कई सारी टैक्सियां खरीद ली। अब वो टैक्सी चलाता नहीं था, बल्कि ड्राइवर रखकर अपनी खुद की टैक्सियों को वो चलवाता था, जिससे उसे किराए का पैसा भी मिलता था और टैक्सियां भी उसकी खुद की ही थीं। इसके साथ ही उसने कुछ छोटे मोटे कारोबार का काम भी डाल दिया, जिससे उसे और भी ज्यादा अच्छी कमाई होने लगी। उसने भी फिर एक खूबसूरत सा फ्लैट खरीद लिया और बाकी के बचे हुए पैसे अपने बच्चों के नाम पर फिक्स कर दिए, ताकि उनकी पढ़ाई और शादी ब्याह का खर्च अच्छे से निपट जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजू और मधु ने अपनी मजबूरी या फिर पैसों की जरूरत के चलते जो कुछ भी किया, क्या वो सही था या फिर गलत? दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें जो सरोगेसी और पैसों से जुड़ी बातें दिखाई गई हैं, वो सिर्फ मनोरंजन और जागरूकता के लिए हैं। इसे असल जीवन की सलाह या फिर उदाहरण मत समझिए। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या फिर वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।